तो आज हम लोग साइंस सब्जेक्ट के एक चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन। ठीक है, तो बिना देर किए आइए इस चैप्टर को हम लोग शुरू करें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रीन स्क्रीन ले रहे हैं कि यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड टॉपिक को डिस्क्राइब किया जाएगा और जो चैप्टर है हमारा उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये चैप्टर का आपका टाइटल है फ्रिक्शन। हम लोग इसके पहले फोर्स एंड प्रेशर के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं, इसको हम लोग आज शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, क्या चीजें नहीं पढ़नी है, उसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका हो गया। और जैसे यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा जैसे फ्रिक्शन के बारे में, तो फ्रिक्शन किसको कहते हैं ये चीज पहले जान लेंगे और इस चैप्टर में हमको बेसिकली क्या क्या चीजें पढ़नी है उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो जैसे हम कह सकते हैं क्या कि फ्रिक्शन चैप्टर में हमको इन टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है और ये टॉपिक क्या क्या है। तो पहले कह रहा है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को जानेंगे, फ्रिक्शन है क्या। दूसरा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के प्रकार। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन को बढ़ाना और फ्रिक्शन को घटाना। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्या क्या जो फैक्टर है प्रभावित करते हैं जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको। और फ्रिक्शन क्या है, तो एक नेसेसरी इविल है। और फ्लूइड फ्रिक्शन एंड स्ट्रीमिंग, इन चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। और ये जो आपको कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे हम लोग कैरम बोर्ड को जब हम लोग कैरम खेलते हैं तो उस पे जब हम लोग स्ट्राइक करते हैं तो वहां पे पाउडर क्यों अप्लाई किया जाता है, और यहाँ पे जैसे आपका इंजन ऑयल क्यों डाला जाता है बाइक में या फिर व्हीकल में। और यहाँ पे जैसे एक और चीज है कि कोई जैसे सड़क बनता है तो वहां पे कितना फ्रिक्शन रखना होता है, और जैसे ये साइकिल है तो इस साइकिल के व्हील में ऑयलिंग क्यों किया जाता है। तो ये सब कुछ यहाँ पे पिक्चर दे रहे हैं और इससे रिलेटेड आपको कुछ चीजें जो है आंसर देनी होगी। ठीक, तो आप अपने अनुसार समझिएगा कि कैरम बोर्ड पे हम लोग जब स्ट्राइक करते हैं तो उस पे हम लोग पाउडर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इंजन ऑयल में वो क्यों ऑयल उसमें डालते हैं, और ये जो सड़क निर्माण होता है तो वहां पे फ्रिक्शन क्यों बढ़ा जाता है। और जो साइकिल है तो साइकिल के जो व्हील है उसमें पैडल वाला व्हील भी है और इस तरह से फॉरवर्ड या बैकवर्ड व्हील है, या फिर और जो चीज रोटेट करता है उसमें हम लोग ऑयल का उपयोग क्यों करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको समझते हैं। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन तो कहें कि एक तरह का फोर्स है। फ्रिक्शन एक प्रकार का फोर्स है और वो कहीं ना कहीं अप्लाई होता है दो सरफेस के बीच में। दो हो सकता है और दो से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन दो कांटेक्ट कहीं ना कहीं सरफेस होना ही चाहिए। और फ्रिक्शन को हम इस तरह से कहें कि ए फ्रिक्शन, a ball moving on a ground slow down gradually and stop after coming some distance। तो कह रहा है कि जो एक बॉल है, जैसे हम लोग खेलते हैं तो बॉल जैसे हिट किए, या फिर फुटबॉल ही है, जैसे हमने एक बॉल ले लिया। ठीक है, हमने एक बॉल ले लिया, इस तरह से हमने एक बॉल ले लिया और बॉल को हमने छोड़ा, ये कुछ डिस्टेंस जाने के बाद से ये धीरे धीरे जो होता है स्पीड क्या होता है, ये कम होते चला जाता है और कुछ टाइम के बाद से ये बॉल क्या होता है आपका स्टॉप हो जाता है, ये बॉल जो है आपका रुक जाता है। इसका रुकने का कारण क्या है कि ये जो बॉल है कहीं ना कहीं सरफेस से आपका इस तरह से रोल तो हो ही रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जो सरफेस है इसको बॉल को आगे जाने से ये सरफेस इधर की तरफ अपोज कर रहा है। ये बॉल जा रहा है इधर की तरफ, लेकिन ये जो सरफेस है इस बॉल को इधर की तरफ अपने तरफ ये मतलब कि फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स जो फ्रिक्शन होता है ना, तो फ्रिक्शन कह सकते हैं कि फ्रिक्शन जो है एक काइंड का क्या है, फोर्स है। फ्रिक्शन इज ए काइंड ऑफ फोर्स, काइंड ऑफ ए फोर्स which oppose a moving body, जो कहीं ना कहीं एक मूविंग बॉडी को क्या करता है आपका अपोज करता है। तो फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ फोर्स विच अपोज ए मूविंग बॉडी, फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ फोर्स विच अपोज, ठीक है, विच अपोज ए मूविंग बॉडी। तो फ्रिक्शन एक प्रकार का फोर्स है जो एक मूविंग बॉडी को क्या करता है, अपोज करता है।
मूविंग बॉडी तो इधर जाना चाहता है, मतलब मूविंग बॉडी आप कह सकते हैं कि ये जो मूविंग बॉडी है इधर की तरफ जा रहा है, ये मूविंग बॉडी इधर की तरफ जाना चाहता है, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अब किधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ लग रहा है और मूविंग जो बॉडी है इधर जाना चाहता है। तो ये दोनों मतलब कि ऑब्जेक्ट या दोनों बॉडी के बीच में या कहीं न कहीं कॉन्टैक्ट है और उसी कॉन्टैक्ट के कारण एक जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो कौन-सा फोर्स है? फ्रिक्शन फोर्स है। सिमिलरली ठीक है, उसी प्रकार से हम जब क्लासरूम में होते हैं तो बेंच को खींचते हैं। तो बेंच को खींचते हैं तो देखते हैं कि बेंच जो है जमीन से आपका कहीं न कहीं कॉन्टैक्ट में रहता है और जैसे खींचते हैं तो हमको वहाँ पे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो जो आवाज़ होती है उसी फ्रिक्शन के बीच से होती है। अगर ऐसा नहीं है तो जैसे कि हम अपने हाथ को रब करते हैं, इससे भी हमको साउंड मतलब सुनाई दे रहा है और इस साउंड से कहीं न कहीं हमको हाथ में हीट का भी फ़ील हो रहा है, कि कहीं न कहीं जैसे हम हाथ को रब कर रहे हैं और हाथ को रब करने के साथ क्या हो रहा है कि हमको हीट फ़ील हो रहा है। तो ऐसे में फ्रिक्शन हमको ये हीट जनरेट कर रहा है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे दोनों हाथ हमारे एक दूसरे से क्या है कॉन्टैक्ट में है और जैसे ये मूव करना चाहते हैं, एक हाथ आगे जाना चाहता है, एक हाथ उसको पीछे करना चाहता है। तो इसी दोनों मतलब कि मूवमेंट ऑफ हैंड से हम क्या समझते हैं कि यहाँ पे एक फ्रिक्शन हो रहा है इन दोनों हाथ के बीच में क्योंकि ये दोनों हाथ जो है क्या है कॉन्टैक्ट में है। अब इसको हम ऐसे-ऐसे करें तो ये हाथ हमारे कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन हमारा नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे इसके कॉन्टैक्ट में आ रहा है, वो आपका फ्रिक्शन आ रहा है। तो उसी प्रकार से हम और भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम ये कहना चाहते हैं कि अगर 2 रफ सरफेस है, तो उनके बीच में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन दोनों सरफेस या 2 बॉडी जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, कम लगता है। एग्ज़ाम्पल की बात करें, हम 2 ये ले लेते हैं, टाइल्स ले लेते हैं और एक टाइल्स को उसके ऊपर रखते हैं और देखिए कितना ज़्यादा वो एक-दूसरे के ऊपर फिसलते हैं। क्यों? उनके दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है ना, बहुत कम हो जाता है। लेकिन वही 2 हम ऐसे चीज़ ले लें, रफ चीज़ ले लें और जैसे वो हम सैंड पेपर ले लें, जिसको हम लोग श्रेष्ठ पेपर कहते हैं, जो किसी चीज़ को घिस के उसके जो स्मूथनेस को हम लोग बढ़ाते हैं, उसमें यूज़ किया जाता है सैंड पेपर जिसको हम लोग पॉलिश पेपर कहें या फिर श्रेष्ठ कागज़ जिसको हम लोग कहते हैं, है ना? जो जंग-वंग लगता है दरवाजे पर तो उसको मल के उसको हम लोग हटाते हैं और उसको स्मूथ करते हैं। अगर वही दोनों सैंड पेपर को एक-दूसरे से रब करते हैं, तो देखिए कितना ज़्यादा फ्रिक्शन वहाँ पे हमको लगता है। तो बात ये नहीं कि 2 सरफेस जो रहेंगे, दोनों स्मूथ तो बहुत ज़्यादा स्मूथ रहेगा और 2 जो बॉडी रहेगा, चाहे 2 ऑब्जेक्ट जो भी लें, वो दोनों के बीच में अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। ऐसा भी नहीं है, कुछ ऐसे भी केस हैं कि बहुत ज़्यादा दोनों सरफेस एकदम क्या थे, स्मूथ थे, लेकिन उनके बीच में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा लगता है। जैसे 2 आईने को रख दीजिए, 2 आईने को रख के चाहिएगा कि जितना जल्दी इसको स्लिप करे, नहीं स्लिप करे, क्योंकि वहाँ पे दूसरा फोर्स अप्लाई होता है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये कह रहा है कि ए मूविंग बॉल ऑन अ ग्राउंड स्लो डाउन ग्रेजुअली एंड स्टॉप आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। ये बॉल गया और बॉल जाने के बाद से धीरे-धीरे होते-होते कुछ टाइम के बाद से और कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद यहाँ तक बाल मान के चलिए बॉल आए और फिर ये क्या हो गया, रुक गया। व्हाई इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन स्लिपरी सरफेस एंड व्हाई अ व्हीकल स्लो डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। तो क्यों ये बहुत मुश्किल होता है कि कोई जो सतह है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, उसपे हम आसानी से नहीं चल सकते हैं। लेकिन वही देखें कि जब हम ब्रेक लगाते हैं व्हीकल्स का, तो वो अचानक से कुछ टाइम के बाद से क्या होती है, रुक जाती है। कभी-कभी हम लोग इमरजेंसी ब्रेक भी लगा देते हैं, तो कुछ सेकंड में वो आपका क्या होता है कि हम उस चीज़ को रोक पाते हैं, ठीक है? अब तो डिस्क ब्रेक भी आ गया है, 4-4 व्हील में, ठीक है? चारों व्हील में मतलब आ गया है वो डिस्क ब्रेक और भी बहुत सारे ब्रेक हैं। और व्हाट कॉजेस नेल्स एंड स्क्रू टू होल्ड ऑन द वॉल। और क्या कॉज़ है जैसे हम यहाँ पे कील ठोक दिए कहीं पे, तो वो दीवार में रुका हुआ है या स्क्रू जो है उसको पकड़ के रखा है। दे मस्ट बी ए फोर्स व्हिच ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड मेक्स मूवमेंट डिफिकल्ट। कहीं न कहीं वो जो फोर्स लग रहा है, कोई बॉडी उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है। मतलब कि हम यूँ कहें कि एक ऑब्जेक्ट इधर की तरफ जा रहा था और वही धरती जो है इधर की तरफ फोर्स लगा रही है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, उसके मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब बॉल इधर जाना चाहता है, लेकिन जो फोर्स लग रहा है इधर की तरफ लग रहा है और यही अपोजिंग फोर्स को ही हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। ओके? ये बात तो क्लियर हुआ? तो ये कहीं न कहीं चीज़ है कि फ़ोर्स क्या है सॉरी फ्रिक्शन क्या है? एक काइंड ऑफ फ़ोर्स व्हिच अपोज़ अ मूविंग बॉडी
और कहीं ना कहीं ये कहें कि ये जो फ्रिक्शन एक फोर्स है जो अप्लाई होता है मूविंग बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में। मूविंग बॉडी इधर जा रहा है लेकिन वो फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका ये फोर्स अप्लाई होता है। ओके, तो ये सब का सब जो रीजन है वो एक ही कारण के कारण ये सब हो रहा है, वो हो रहा है फ्रिक्शन के कारण। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं क्या कह रहा है। Two important property of friction are friction always oppose motion and friction produce heat। तो हम लोग शुरुआती में इसके बारे में बात कर चुके हैं कि दो चीज होता है फ्रिक्शन के साथ, कि जो फ्रिक्शन एक फोर्स अप्लाई होता है मूविंग बॉडी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और जब भी फ्रिक्शन होगा वहां पे किस चीज का मतलब जनरेशन होगा, तो वहां पे जो जनरेशन जो चीज जनरेट करेगा वहां पे आपका हीट जनरेट करेगा। तो यहाँ पे दो चीज का होना एकदम तय है। क्या? आपका फ्रिक्शन होगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूविंग बॉडी के एक्ट करेगा, और जब भी फ्रिक्शन होगा वहां पे क्या होगा? हीट होगा। जैसे हम अपने हाथ को ऐसे रब करते हैं तो साउंड आ रहा है यहाँ पे रबिंग का, और ये आपका एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और फ्रिक्शन फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, और इससे हमको हीट भी जनरेट कर पा रहे हैं। इस तरह से हम हीट को भी जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये हमने बता दिया, जैसे आपको अभी ये पिक्चर से भी पता चल जाएगा ये क्या कहना चाहता है पिक्चर जैसे। तो हमने यहाँ पे देखा है कि हम इस ब्लॉक को इधर की तरफ पुश कर रहे हैं। ये ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको, इस ब्लॉक को हम ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं और इधर की तरफ मोशन दे रहे हैं, लेकिन वो जो ब्लॉक जिस ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है उस ब्लॉक और ऊपर वाले ब्लॉक और नीचे वाले ब्लॉक में एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, और इसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। इसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, और ये जो फोर्स है उसको हम फ्रिक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो आपका अप्लाई हो रहा है। एक डायग्राम से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा रखते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखे भी। ठीक है, तो एक ब्लॉक ये है और उसके ऊपर एक ब्लॉक ये है। मान लीजिए ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। इस ब्लॉक को हम इधर की तरफ भेजना चाहते हैं, इस ब्लॉक को, मतलब मोशन इधर की तरफ है, और हम कह सकते हैं क्या कि इसका जो हम ले रहे हैं ये ब्लॉक का जो फ्रिक्शन लगेगा इधर की तरफ लगेगा। मतलब ये ऊपर वाले ब्लॉक और नीचे वाले ब्लॉक के बीच में जो कांटेक्ट है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन किधर की तरफ लग रहा है? इधर साइड की तरफ लग रहा है, मतलब इधर की तरफ। ब्लॉक को इधर भेज रहे हैं लेकिन फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा है। तो ये फ्रिक्शन जो है एक टाइप का फोर्स है, जो कहीं न कहीं हम कह रहे हैं कि ये जो फ्रिक्शन है एक काइंड का फोर्स है जो मूविंग बॉडी के अपोजिट साइड में ये एक्ट करता है, ये लगता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि कैन वी मूव ऑन ए बाइसिकल अलोंग लेवल स्ट्रीट विदाउट यूजिंग आवर लेग्स? If so, we know that we continue to move it for a while, even though we have stopped pedal the bicycle. But do we keep moving forever? मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस तरह से बाइसिकल को लेवल स्ट्रीट ले, मतलब ये ढलान वाला एक रास्ते पे हमने साइकिल को ऐसे चलाना शुरू कर दिया, पैडल को हमने रोक दिया है, लेकिन फिर आपका साइकिल क्या है इस तरह से नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा। ठीक है, वो तो जाना शुरू कर देगा ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, वो ग्रेविटी के कारण ऐसे होगा, लेकिन वो ग्रेविटी के कारण ऐसा हो तो रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद से वो बाइसिकल इस तरह से जाने के बाद कुछ ही डिस्टेंस के बाद वो फिर क्या हो जाएगा आपका? रुक जाएगा। मान के चलिए हम इस तरह से कह रहे हैं। ठीक है, और ये हमने बाइसिकल एक बना दिया, हमने एक बाइसिकल बना दिया। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि एक हमने बाइसिकल बनाया है, जैसा भी है यहाँ पे थोड़ा आप देखिएगा। ठीक है, तो ये बाइसिकल है। अब बाइसिकल जैसे हम कह सकते हैं कि इधर की तरफ से ले जाना चाहते हैं, तो बाइसिकल कुछ टाइम के बाद से क्या होगा? ऐसे तो जाएगा, मतलब ये बाइसिकल तो थोड़ा जाएगा,
ऐसे हो रहा है। ठीक है, अगर हम इस बाइसिकल को एक प्लेस से इधर की तरफ से हम इसको क्या कर रहे हैं, ड्रॉ करके ला रहे हैं। अब किधर से भी है मान के चलिए, और ये बाइसिकल का मूविंग डायरेक्शन इधर की तरफ है। बाइसिकल तो धीरे-धीरे मतलब जाएगा, ठीक है, कुछ टाइम के बाद से ये जाएगा, लेकिन ये जाने के बाद क्या होगा कि आपका फिर कुछ टाइम के बाद से रुक जाएगा, ठीक है? ये रुक जाएगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं क्यों? क्योंकि इसको कहीं न कहीं ग्राउंडिंग पे जाते इसका स्पीड जो होगा धीरे-धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि इस पे जो फ़ोर्स आपका एक्ट करेगा, इसके अपोज़िट डायरेक्शन में करेगा और कुछ टाइम के बाद से डिस्टेंस कुछ कवर करने के बाद से ये बाइसिकल आपका रुक जाएगा। तो ये क्यों होगा? ड्यू टू फ्रिक्शन। ये सब के सब किसके कारण होगा? फ्रिक्शन के कारण होगा। ठीक है? अगर हम पेडल नहीं चला रहे हैं तो भी आपका जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद से जाकर रुक जाएगा। एंड इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट प्रिवेंट द बॉक्स फ्रॉम द मूविंग। और इस तरह से हम इसको कह दे रहे हैं कि वो बॉक्स के केस में भी इसी तरह से हो रहा है। व्हाई फ्रिक्शन इज कॉज्ड? क्यों फ्रिक्शन होता है? ऑल ऑब्जेक्ट हाउएवर स्मूथ दे मे अपीयर व्हेन व्यू माइक्रोस्कोपिक द मिलियंस ऑफ मिलियन इल कह सकते हैं कि इरेगुलरिटी होगी ऑन देयर सरफेस। तो ये फ्रिक्शन कैसे होता है, क्यों होता है? हम लोग जानते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो 100% स्मूथ है। ठीक है? दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो 100% स्मूथ है। 100% कभी भी स्मूथ कोई चीज दुनिया में नहीं है। वहां पे कुछ ना कुछ जो है आपका इरेगुलरिटी उसके सरफेस पे है। जब हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो हाँ, ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि कोई एक चीज जो है दूसरे चीज के मुकाबले ज्यादा स्मूथ है या फिर ज्यादा रफ है। लेकिन ये कह दें कि पूरा का पूरा कोई चीज जो है 100% स्मूथ तो नहीं है। ठीक है? माइक्रोस्कोपिकली हैव a millions of minute irregularity on their surface। तो किसी चीज के जो सरफेस है उस सरफेस में कहीं ना कहीं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखा जाए तो बहुत सारे मिनट्स वहां पे क्या है, इरेगुलरिटी मिलेंगे, जो आपका वो सरफेस कहीं ना कहीं रफ मिलेगा। हो सकता है कि कोई चीज जो है आपका 90% रफ है, हो सकता है कोई चीज 99% आपका स्मूथ है। अगर ये बोले कि ये 90% स्मूथ है तो उससे कोई हो सकता है 99% थोड़ा स्मूथ रहेगा, और कोई हो सकता है कि 95% हो। लेकिन अगर कह दे कि 100% तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी चीज़ दुनिया में जो है ना 100% आपका परफेक्ट नहीं है, मतलब स्मूथ नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि हर कोई जो है ना पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। कोई भी चीज़ जो है यहाँ पे परफेक्ट नहीं है। तो इसीलिए ये फिजिक्स के लैंग्वेज में कहा जा रहा है कि कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसा नहीं है जो 100% क्या हो, स्मूथ हो टोटली। ठीक है? और उसके स्मूथनेस और रफनेस के ऊपर ही कहीं न कहीं फ्रिक्शन आपका डिपेंड करता है। जैसा कि हमने पहले भी बात किया था। अभी हम लोग उसके सरफेस के ऊपर आते हैं कि 2 बॉडी है एक-दूसरे के ऊपर जो कॉन्टैक्ट में है, और जब वो मूव करना चाहते हैं, तो उस पे फ्रिक्शन किस तरह से लगता है और कितना लगता है, कैसे लगता है। ठीक है? So the irregularity or the roughness of a surface of an object depend on the nature of its material। अगर वो जो बॉडी है चाहे ऑब्जेक्ट है वो किस मटेरियल का बना हुआ है ये उसके ऊपर भी निर्भर करता है। और कह सकते हैं when an object is kept on a surface its weight exert pressure on the surface is in contact and some of irregularity gets interlocked on applying sufficient force the interlocking break and द बॉडी बिगिंस टू मूव। हम लोग जानते हैं कि जो एक बॉडी है, हम फिर से उसी के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है? हम कह सकते हैं क्या कि मान के चलिए एक ये आपका बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर एक और बॉडी हमने रख दिया। अब इस बॉडी के ऊपर हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज यहाँ पे एक्ट करते हैं। मान के चलो इधर से प्रेशर लगा, इधर से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसका कुछ अपना वेट हुआ नीचे की तरफ, ठीक है? और इसका अब जो है सरफेस जो है, इसका हम कह सकते हैं कि इसका सरफेस अब कैसा है, वो चीज़ डिपेंड करता है, और इस बॉक्स का सरफेस कैसा है, वो उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं कि दोनों के बीच में उनका कॉन्टैक्ट के बीच में वो सरफेस कैसा है, रफ है, स्मूथ है, और कहीं न कहीं
ये चीज जो रखा हुआ है, अब जैसे इसको मूव करेंगे, ये आपका शुरू हो जाएगा, इसका जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा और अभी ये रेस्ट में है, अभी ये किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। जब इसको सफिशिएंट हम कोई चीज मतलब कि कुछ फोर्स के साथ हम इसको क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब हम कुछ फोर्स के साथ इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं आपका जो इन दोनों के बॉक्स के बीच में मतलब कि एक इंटरलॉकिंग बना हुआ है, एक दूसरे को जो लॉक करके रखे हुए, जैसे ही कुछ सफिशिएंट फोर्स मिलता है, एक दूसरे के ऊपर जो इंटरलॉकिंग है, वो आपका खत्म हो जाता है और बॉडी जो है मूव करना शुरू हो जाती है। ठीक है? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका इंटरलॉकिंग क्या है, ये ब्रेक हो जाता है। ठीक है? अब आगे देखते हैं क्या है। According to the latest research, the main cause of friction is molecular force of attraction. तो मतलब कि हाल ही में जो रिसर्च हुआ है उससे कहीं न कहीं ये पता चला हुआ है कि जो मेन कॉज़ है फ्रिक्शन का वो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण है। मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन फॉर ईच अदर। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो बॉडी होता है वो अलग-अलग टाइप्स के मतलब कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का मॉलिक्यूल है। अगर वो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंट attraction of each other. The force of attraction between molecules of a different kinds is known as adhesion. फोर्स ऑफ एडहेशन एंड कोहेसिव हम लोग जब हायर क्लास में जाएंगे तो उसके बारे में जानेंगे कि ये है क्या एक्चुअली। तो देखिए दिस इज कॉज टू ओरोन कॉटस एडहेसिव इज द एक्सेस ऑफ फ्रिक्शन। एडहेसिव जो है बहुत ज्यादा फ्रिक्शन का होने का है, एसेंस ऑफ फ्रिक्शन एंड गुड एडहेसिव लाइक ग्लू एंड फेविकल हैव ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फॉर मेनी सब्सटेंस। और जो हम लोग जैसे फेविकल पे हम लोग जो देखते हैं यूज करते हैं तो फेविकल में वहाँ पे लिखा भी रहता है वो किस टाइप का वो फ्रिक्शन वहाँ पे रखता है, तो एडहेशन रखता है, ठीक है? और कुछ ग्लू भी होते हैं उस तरह का वो मतलब कि अट्रैक्शन को बनाए रखते हैं ताकि कोई चीज़ आपका मूवमेंट नहीं करे। जैसे मान के चलिए किसी चीज़ को यहाँ पे चिपका रहे हैं, कोई चीज़ चिपका रहे हैं, चिपकाने के साथ क्या हो जा रहा है कि वो बॉडी आपका वहीं का वहीं स्टेबल हो जा रहा है। जिससे कहीं न कहीं वहाँ पे एक फ़ोर्स फ़ील हो रहा है, उसको रोक के रख रहा है। अब जैसे वो आपका रोक के रखेगा तो इसमें मोशन नहीं होगा, जैसे मोशन हो जाएगा तो ये फिर इसके बीच में जो फ्रिक्शन है वो आपका ज़्यादा नहीं रह पाएगा, ठीक है? मतलब वो मान के चलिए कि अब फ्रिक्शन में है ही नहीं उतना। तो इसीलिए वहाँ पे जो गम है, फेविकल है, ग्लू है, वो इसी तरह का मतलब जो काइंड का हम कह सकते हैं फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मॉलिक्यूल के बीच में अलग-अलग काइंड्स के, तो उसको हम क्या कहते हैं एडहेशन। और इस तरह से गुड एडहेसिव लाइक ग्लू और जो अच्छे एडहेसिव होते हैं जैसे ग्लू या फेविकॉल उनमें बहुत स्ट्रांग जो होता है अट्रैक्शन होता है बहुत सारे सब्सटेंस का। दे ऑफर लार्ज फ्रिक्शन टू ओवरकम लार्ज मॉलिक्यूल्स हैव टू बी अप्लाइड। और इस तरह से वो ऑफर करते हैं कि बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो एक दूसरे के ऊपर और बहुत ज्यादा बल लगे, है ना? विच हैव टू बी अप्लाई, जिसपे हम लोग वो चीज अप्लाई करते जा रहे हैं। ठीक। अब कह रहा है कि मेजरिंग फ्रिक्शन बाय स्प्रिंग बैलेंस। अगर हमको फ्रिक्शन को मेजर करना है तो स्प्रिंग बैलेंस से कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं। an approximate measurement of friction can be done by using a spring balance. It consists of a coil spring with a pointer attached. अच्छा, स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल हम लोग वेट को भी मेजर करने के लिए भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इसका बनावट है उसके बारे में बताया जा रहा है कि एक कॉइल की तरह होता है और इसमें एक कहीं न कहीं जो है आपका एक हुक रहता है, जो नीचे पॉइंटर रहता है यहाँ पे और उसी के द्वारा कोई चीज़ को हम इस तरह से अटैच करके उसको पुल करने की कोशिश करते हैं और पता चल जाता है कि कोई चीज़ कितना उसमें फ्रिक्शन है। When a force is applied to the free end of a spring, the help of a hook, the spring get stretch. अब इसमें जैसे लग के कोई चीज को खींचेंगे, मान के चलिए इसी बोर्ड में हुक लगा कैसे खींच रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बताएगा कि वो उसमें कितना फ्रिक्शन है। As the spring stretch, the pointer moves and the graduate scale. और स्केल पे जो पॉइंटर है वो आपका बताने लगेगा कि कितना उसमें आपका फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। The reading of a scale gives magnitude of a force larger is the stretch of spring greater and will be magnitude force is applied. और जितना ज़्यादा वो स्प्रिंग को मतलब कैसे हमने हुक लगाया ऐसे उँगली में और इस तरह से हमने स्प्रिंग बैलेंस से खींच रहे हैं, तो स्प्रिंग बैलेंस को खींच रहे हैं ना, तो उसमें जो ये वाला नीडल है, वो मार्क करेगा कि कितना फ़ोर्स लगा के लग चुका है इसको खींचने में। तो ज़्यादा अगर स्प्रिंग एक्सटेंशन होगा, तो ज़्यादा फ़ोर्स को वो बताएगा कि ज़्यादा आपका यहाँ पे फ्रिक्शन है और कम रहेगा एक्सटेंशन तो कम फ़ोर्स बताएगा, यहाँ पे आपका कम अप्लाई होगा। तो इस तरह से फैक्टर अफेक्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना है कि जैसे हम इसको एक इमेज के थ्रू भी दिखा सकते हैं आपको, ठीक है? इसको आप लोग एक बार देखिएगा,
ठीक है। तो स्प्रिंग बैलेंस